बहुत धन्यवाद। प्रेस क्लब उज्जैन ने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया आप लोगों से बातचीत करने के लिए। कल मुझे यहाँ कालिदास समारोह में कालिदास सम्मान से नवाजा गया। जैसा कि मैंने कल समारोह में कहा कि इस तरह के जो सम्मान हैं, जिसकी एक प्रतिभा है इन सम्मानों की, जिसका एक नाम है, उनसे सम्मान मिलने वाले का ओहदा और प्रतिष्ठा बहुत बढ़ती है। और मैं शुक्रगुजार हूँ कालिदास सम्मान के आयोजकों का कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि वो मुझे ये सम्मान दें। थिएटर से जितने भी लोग फिल्मों में आते हैं, उनको सिर्फ काम मिलने की ज़रूरत होती है। जब एक बार काम मिल जाता है तो वो फिर काफ़ी साल तक बरकरार रह सकते हैं। उसकी सबसे बड़ी जो विशेषता ये है कि आप अगर थिएटर कर चुके हैं तो आप लगता है कि शॉर्टकट नहीं लेना चाहेंगे कोई ज़िंदगी में। थिएटर में क्योंकि फेलियर का, असफलता का इमीडिएट पता लग जाता है, तो वो आपको परिपक्व करता है। 1-1.5 महीने की रिहर्सल, एक डिसिप्लिन, एक खास किस्म का अनुशासन, भाईचारा, टुगेदर एक साथ रहकर काम करना, वो सिखाता है। पारिवारिक हिसाब से थिएटर में काम होता है, सिनेमा में वैसा नहीं होता है। थिएटर जो है वो अभिनेता का माध्यम है। आप डायरेक्टर कितना ही कुछ कर ले 1.5 महीने की रिहर्सल में और बताए कि ऐसे करना है, ऐसे चलना है, फिर यहाँ से वहाँ पहुँचना, ब्लॉकिंग कर ले, मगर जब नाटक का पर्दा उठता है तो बेचारा डायरेक्टर, मेरे उनके प्रति पूरा आदर्श भाव से बोल रहा हूँ, वो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि एक्टर अब स्टेज पर आ चुका है। अब जो वो करेगा वही दुनिया ऑडियंस तक पहुंचेगा। तो वंस द एक्टर इज ऑन स्टेज ही इज किंग। सिनेमा में ऐसा नहीं। सिनेमा में आपने एक्टिंग कर ली, वो कैन हो गई, फिर एडिटर बैठेगा डायरेक्टर के साथ, यार ये ठीक नहीं लग रहा, इसको काट देते हैं। आपने कितनी अच्छी एक्टिंग की हो, इसको यहाँ से काट देते हैं, अब इसमें म्यूज़िक डालते हैं। और अभिनेता जो है वो अच्छे से अच्छा टेक दे दे, मगर वो एडिटर और डायरेक्टर पर डिपेंड करता है कि उसको रखना है या नहीं रखना है। जबकि स्टेज पर एक बार आप शुरू हो गए तो रीटेक की संभावना नहीं है। तो वो जो एक रक्त प्रणाली उससे जो बढ़ती है, वो आपको आपके एक्टर को जिंदा रखने का एहसास कराती है। मेरा, आप लोग जिन लोगों ने मेरा नाटक कल देखा, उनको पता ही लगा कि एक्टर जो हैं बनाए जाते हैं, वो पैदा नहीं होते। अगर पैदा होते एक्टर बन जाते तो मेरे शुरू के जितने भी प्ले थे उनमें मुझे सब में कामयाबी मिलती। मेरा पहला प्ले था जिसमें नंद किशोर ने मुझे उठा के फेंक दिया था, मैंने कल बताया था। बट अगर मैं पिछले 30 साल से फिल्मों में अभी भी काम कर रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि अगले 30 साल तक करूँगा, तो उसका सबसे ज़्यादा श्रेय जो है वो रंगमंच को जाता है। रंगमंच छोटे शहरों में और बड़े शहरों में थोड़ा फ़र्क है। छोटे शहरों में बहुत मुश्किल है रंगमंच चलाना, और जबकि जो प्योर रंगमंच होता है वो छोटे शहरों में ही होता है। बिकॉज उसमें किसी किस्म की कोई भी किस्म की उसमें जो है वो झूठन नहीं आई है कि वो पैशन से करते हैं। उनको लगता है कि भाई हमारे उज्जैन के ही लोग देखने आएंगे, उनको ही दिखाना है, तो उनमें किसी किस्म की पोल्यूशन की गुंजाइश कम होती है छोटे शहरों में। बड़े शहरों में स्पॉन्सर्स आ जाते हैं, फिर स्पॉन्सर बोलते हैं आप हमारा पीछे बैनर लगा दो, ये कर दो, जबकि थिएटर में पैसों की ज़रूरत है। जो कमी मुझे
मुझे महसूस होती है थिएटर में आजकल, वो है लेखकों की, नाटककारों की। नाटककार जो हैं, आप देख लें, मोहन राकेश के बाद सुरेंद्र वर्मा के बाद बहुत कम ऐसे नाटक आए हैं जिसको राष्ट्रीय लेवल पर एक रिकग्निशन मिला है। गाए बगाए छोटे मोटे नाटक होते रहते हैं। उससे पहले अगर देखा जाए तो तेंदुलकर साहब के प्ले ट्रांसलेट होते थे, गिरीश कर्नाड के प्ले ट्रांसलेट होते थे। तो राइटर्स की ज़रूरत जो है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि फिर ऊपर से थिएटर पे हावी होने वाली फिल्में हैं, और ऊपर से अब टेलीविज़न है। जितने भी टेलीविज़न में इतनी राइटिंग होती है, इतने सारे लोग काम करते हैं, मगर थिएटर को ज़िंदा रखना है तो छोटे शहरों में, फिर बड़े शहरों में। तो उसकी वजह से मैंने थिएटर करना शुरू किया। पहले 10 साल मैंने थिएटर नहीं किया, 15 साल। फिर जब मैंने उसके बाद प्ले किया, सालगिरह करके एक प्ले किया था जिसमें मैं और किरण जी ने अभिनय किया था। फिर कुछ भी हो सकता है, मैंने उस दौर में किया था जब मेरा वक्त ठीक नहीं चल रहा था। एक हिसाब से नाटक में कल मैंने बताया, मुझे 2 जानी मानी प्रकाशनों ने कहा था कि आप अपनी ऑटोबायोग्राफी लिख दीजिए, जीवनी लिख दीजिए। तो जब मैं जीवनी अपनी टेप कर रहा था तो मुझे लगा ये जीवनी बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मैं सिर्फ अपने फेलियर्स के बारे में बात कर रहा था और उन पर हंस रहा था। फिर जब मैंने टेप सुने 7-8 घंटे के, तो मैंने कहा मैं तो अभिनेता हूँ, मैं लिखूँगा नहीं, मैं इसको मंचन करूँगा। इसका मेरी हमेशा से करियर की शुरुआत से हमेशा ये कोशिश रही है कि मैं भीड़ का हिस्सा ना बनूं, मैं भीड़ से अलग काम करूं। शायद इसी वजह से मैंने 27-28 साल की उम्र में 65 साल के बूढ़े का रोल किया। शायद इसी वजह से मैं पहला ऐसा एक्टर था जिसने, एक टाइप कास्टिंग हिंदी फिल्मों में होती थी कि आप पहला रोल किया, पूरी ज़िंदगी फिर वही रोल करते चले जाते हैं। मगर मैंने अगर एक तरफ सारांश की तो कर्मा की तो राम लखन भी की, राम लखन की तो खोसला का घोंसला भी किया, और वेडनेसडे भी की, क्योंकि मैं हमेशा भीड़ से अलग रहना चाहता था। और कुछ भी हो सकता है का मंचन, ये चाहे मेरी कहानी है, मगर ऑडियंस में बैठा हर इंसान अपने जीवन के बहुत सारे अंश मेरी कहानी में ढूंढता है, क्योंकि कहानी जो है वो एक निम्न वर्गीय परिवार के बच्चे की है जो छोटे शहर में रहता है। मैं ये बताना चाहूँगा कि अकेले 2-2.5 घंटे प्ले करने में बहुत जान निकलती थी, बिकॉज एक कमरे में बैठे किस्से सुनाना तो आसान है, 10-12 लोग बैठे हैं, उनको बताया कि मैंने फिर ऐसा किया तो वो सुन। मगर 500 लोगों को या 1000 लोगों को या 1500 लोगों को या 3000 लोगों को बांधना क्राफ्ट से नहीं बांधा जा सकता, ईमानदारी से बांधा जा सकता है। जो थिएटर जो है वो आपको उसका पॉसिबिलिटी देता है। मेरी कहानी में अगर आप हंसे, रोए, खिलखिलाए, तो मैं जीवन अपना आपको सुना रहा हूं, तो हर शो में मुझे उस जीवन को जीना पड़ता है, और ये सिर्फ थिएटर ही कर सकता है। इसको अगर आप डीवीडी पे देख लेंगे या फिल्म में देख लेंगे तो शायद उतना मज़ा नहीं आएगा। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि आप इस उम्र में 3-2.5 घंटे का प्ले करते हैं, तो मैं उनका मतलब नहीं समझता। उम्र का इससे क्या लेना देना। उम्र तो मैं चाहूँगा कि मैं 80 साल की उम्र में भी ये सब कर सकूँ, क्योंकि मेरे दादा कहा करते थे जब आप सच बोल रहे हैं तो आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं होती है। हालांकि 137 पेज का स्क्रिप्ट है और मैं स्क्रिप्ट को ही मद्देनजर रखता हूँ। तो कल जब मैं हमेशा जब उज्जैन, भोपाल, लखनऊ इन जगहों में जाता हूँ तो मुझे थिएटर वालों के प्रति मेरी बहुत सहानुभूति होती है, बिकॉज वो बहुत अकेले तरीके से काम करते हैं। और छोटे शहरों में थिएटर में पॉलिटिक्स भी बहुत होता है।
मेरे से भी सुबह पूछा गया कि आपने जो 2 लाख रुपए डोनेट किए हैं वो कैसे उसका वितरण किया जाए। मैंने तो वितरण करने के लिए बोल दिया था, पर आज सुबह मुझे काफ़ी उसकी परेशानियां झेलनी पड़ी आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसकी भी ऐसा है कि मतलब यहाँ तक बात आ गई कि RTI भी है कि आपने किसी को दे दिया तो राइट टू इन्फॉर्मेशन में पता लग जाएगा कि किसको दिया है, क्या दिया है। तो मेरा ऐसा मानना था कि यहाँ पर 8 या 10 ग्रुप हैं जो थिएटर करते हैं, रिकग्नाइज्ड 8 या 10 ग्रुप हैं। तो जो राशि है वो 8-10 ग्रुप में बांट दीजिए, सब में बराबर की, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ऐसा भी बोला गया कि इन 8-10 ग्रुप्स का नाटक का एक समारोह किया जाए, उसमें जो 3-4 टॉप पर आ जाएं उनको दे दिया जाए। तो मैंने कहा वो फिर RTI में वो भी कहेंगे कि जो जजेस बिठाए गए थे उनको बोल दिया गया था कि इन 3-4 को मेन अवार्ड दे दिया जाए। तो मुझे इस बात को हम यहीं ख़त्म कर देते हैं कि अगर 8 ग्रुप हैं तो 2 लाख 8 ग्रुप में बांट के दे दीजिए। 10 ग्रुप हैं तो उसका कार्यभार मैं प्रेस क्लब ऑफ उज्जैन पर सौंपता हूँ। ये आपकी जिम्मेदारी है कि किसको, ताकि कल को आप में से कोई नहीं लिख सकता कि हमने कोई गड़बड़ की है। जी, धीरेन्द्र परमार मेरे मित्र थे, मेरे क्लास फेलो थे। मेरा बड़ा दिल था मैं उनसे मिलने को, तो उनकी जो धर्मपत्नी है उनको ज्यूरी में रख लिया जाएगा। सबसे पहले मैं आप लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरा हमेशा ये कहना है कि छोटे शहरों में जो प्रेस है वो बहुत उनमें कहीं शिद्दत का मामला अभी भी बाकी है, ये मैं हमेशा से मानता हूँ। तो आप उसी को बरकरार रखिए, क्योंकि आप में बहुत ताकत है चीज़ें बदलने की। मीडिया की जो ताकत अब आई है पिछले 5-6 सालों में, आप लोगों ने बहुत ही अच्छे काम किए हैं, उसको बरकरार रखिए। मैं आशावादी हूँ, मैं एटर्नल ऑप्टिमिस्ट हूँ, और मुझे लगता है कि कोई भी सिचुएशन इतनी बुरी नहीं होती कि वो सुधारी ना जा सके। धन्यवाद। कभी जिंदगी को डिफिकल्ट या इजी दौर के तरीके से देखा नहीं। मैंने जिंदगी को जिया और मैं हर पल जीता हूँ। मैं ये नहीं देखता कि इसमें कौन सा दौर अच्छा है या कौन सा बुरा है, या मैं कभी मुझसे कोई पूछते हैं कि आपकी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा रिग्रेट क्या है, क्या तो मैं रिग्रेट के हिसाब से भी नहीं देखता ज़िंदगी। मैंने एक किताब लिखी है रिसेंटली, द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज़ यू, जो 10 महीने में 10 पब्लिकेशन हुए हैं, उसके 10 बार छापी गई है। उसकी कामयाबी का रीज़न ये है कि वो बहुत ईमानदारी से लिखी हुई किताब है। इट्स ए सेल्फ कोचिंग बुक। तो मेरा हर फेज़ अच्छा है, या हर फेज़ जो बुरा फेज़ है उसमें मैं सोचता हूँ कि अच्छा फेज़ आ जाएगा तो ठीक हो जाएगा। और हमारे हिंदुस्तान में सबसे बड़ी बात यह है कि हम बातचीत कर सकते हैं, हम कम्युनिकेट करते हैं, वार्तालाप करते हैं, उससे जो है हमारी परेशानियां थोड़ी कम हो जाती हैं। अमेरिका में थेरेपिस्ट होते हैं, साइको एनालिस्ट। यहाँ पर मेरे को अगर परेशानी होगी तो मैं पान वाले से कहूँगा यार कल को झगड़ा हो गया, या किसी दुकानदार से कह दूँगा, तो वो कम्युनिकेशन होता रहता है। जहाँ तक फिल्मों का दौर है, मैं चाहूँगा फिल्मों में बदलाव की जगह समाज में बदलाव आए। समाज में बदलाव आएगा तो फिल्मों में खुद ब खुद बदलाव आएगा। अच्छी फिल्में भी बनती हैं और बुरी फिल्में भी बनती हैं। कुछ अच्छे लोग अच्छा काम भी करते हैं, जैसे समाज में कुछ अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं। बट फिल्मों के बारे में बोलना आसान है कि ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, बिकॉज उनके बारे में लिखा जाता है, उनके बारे में पोस्टर छपते हैं और लोग टिकट खरीद के पैसे देते हैं। मेरे 30 साल के दौर में मैंने लगभग 450 फिल्में की हैं, और मेरे लिए
डेस्टिनेशन से ज़्यादा यात्रा ज़रूरी है, जर्नी ज़रूरी है। इस प्रोफेशन से मुझे बहुत सारे लोगों को मिलने का मौका मिला। मैं जगह से ज़्यादा लोगों को प्राथमिकता देता हूँ कि लोग कहाँ, यहाँ के कैसे हैं। उस खूबसूरती को क्या देखना कि जो जगह तो खूबसूरत है, लोग वो अच्छे नहीं हैं। तो फिल्मों में भी जो होता है वो कहीं ना कहीं समाज का ही जो हो रहा है, समाज में वही दिखाते हैं। मैं अभी सुबह किसी से बात कर रहा था कि देखिए, जब हम आज़ाद हुए तो फिल्में बड़ी पारिवारिक बनती थी, बिकॉज परिवार की परेशानियां, प्राण साहब विलन होते थे, किसी के चाचा ताया होते थे या माशूका के वो होते थे। फिर 60 के उसमें 60s में रोमांस शुरू हुआ, फिर 70s में एंग्री यंग मैन आया। 80s वाला दौर फिल्मों के लिए बड़ा बुरा सा था, क्या फिल्में बन रही थी कुछ पता ही नहीं लगता था। फिर 90 में फिर तो ये दौर जो फिल्मों का है बहुत अच्छा है, बिकॉज ऑडियंस ट्रेंड हो गई है। ऑडियंस जो है, इसलिए थैंक गॉड खोसला का घोंसला, वेडनेसडे जैसी फिल्में भी चल सकती हैं। और मुझे उम्मीद है कि आगे भी जो है वो ऐसा ही दौर होगा, और बुरे अच्छी फिल्में दोनों बनती रहती हैं। नहीं, आई थिंक कानून का अपना तरीका है, कानून को जैसा करना चाहिए वैसा ही किया गया। मैं इस पर टिप्पणी देकर अपनी कोई बात नहीं बताना चाहता। ये उनका नज़रिया है, मेरा नज़रिया ऐसा नहीं है। मैं बाबा रामदेव जी के साथ या अन्ना हजारे के साथ या केंद्रीय श्री अरविंद केजरीवाल के साथ इसलिए जुड़ा क्योंकि मुझे लगता है कि कभी कभी इतना बहुत ज़रूरी है अपने सुकून से बाहर निकलना और अनप्लेजेंट बातों को फेस करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा करप्शन था। पर उनकी हर बात से मैं सहमत हूँ या उनकी इस बात से हर बात से मैं जुड़ूँ, ये ज़रूरी नहीं है। उनका ऐसा सोचना है तो उनको ऐसा सोचना है। मुझे लगता है कि कसाब के साथ जो होना था वो हुआ, बल्कि मैं ये कहना चाहूँगा कि इसको बहुत ही सेंसिटिव तरीके से हैंडल किया गया। कोई उसका अभी भरे सभा में करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है, आजकल आप यहाँ जितने भी पत्रकार लोग बैठे हैं, आप लोगों के 2-2 पेजेस आजकल सिर्फ फिल्मों के बारे में ही होते हैं। तो ये बदलते दुनिया के बदलते हिसाब किताब का रखा है। हर चैनल में कोई ना कोई फिल्मों के ही शोज़ होते हैं। हर अखबार में 2 पेज जो हैं वो, चाहे वो राष्ट्रीय पेपर है या चाहे वो राज के पेपर है, उनमें जुड़ा हुआ है। तो वो भी मूल की बात होती है। आज विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीबडी, जब मैं छोटा था तो जो पेज 11वें पेज पे, जो न्यूज़ 11वें या 14वें पेज पे होती थी, आज वो फ्रंट पेज पे होती है। कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए, जो दिखता है वो बिकता है। सो ये मार्केटिंग का प्रॉब्लम है अभी। फिर भी इसके बावजूद भी बहुत जो अच्छे लोग हैं वो अच्छे रहेंगे, जो बुरे लोग हैं वो और बुरे बनते चले जाएंगे। मूल तो हर एक में होता है। किसी को कोई चीज़ अच्छी लगती है और किसी को उसी में बुराई नज़र आती है। जैसे मेरा ये 2 लाख का देना, मैंने नहीं कभी सोचा था कि इसमें इतना टेंशन हो जाएगा, ये हालात की वजह से। तो मैं ज़िंदगी को टेंशन के और बुरे हिसाब से देखता ही नहीं हूँ। मैं देखता हूँ कि ज़िंदगी में बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, मैं वो करूँ, जो बुरी हैं वो मैं उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान दूँ। हम एज ए नेशन थोड़े क्रिटिसाइजर्स बन गए। वी कॉन्स्टेंटली क्रिटिसाइज। हमको इस बात से अच्छा महसूस होता है, क्योंकि मुझे लगता है कि इट्स बहुत इम्पॉर्टेंट है कि नेशन को बिल्ड करने के लिए कंस्ट्रक्टिव सजेशंस देनी चाहिए। डिस्ट्रक्शन तो आसानी से हो सकता है, जैसे इमारत को बनने में 1.5 साल 2 साल लगता है और गिराने में सिर्फ 1.5-2 मिनट लगते हैं। तो हम जो रूल अपने घरों पे लागू रखते हैं वही रूल हमें देश के प्रति लागू करने चाहिए, चाहे वो फिल्में हो, चाहे वो पत्रकारिता हो, चाहे वो बिजनेस हो। आजकल वैसा नहीं हो रहा है।
मेरा मूल रीज़न इन सब बातों से जुड़ का बना अच्छा है। मैं तो एक्टिंग करता हूँ, अपना काम कराता हूँ, स्कूल चलाता हूँ एक्टिंग का, मुझे क्या ज़रूरत थी रामलीला मैदान में जाने की। मगर जो चीज़ मुझे कचोटे और उसका मैं जिक्र ना करूँ तो मैं अपने आप को कायर बोलता हूँ। तो मैं कायर नहीं बनना चाहता। बहुत परेशानियां भी हुई, कुछ लोगों ने पथराव भी किया घर पर आकर, ये सब हुआ। वो दोस्तों ने कहा कि तेरे को क्या पड़ी है तो अपना काम कर। मैं ऐसे परिवार से आया हूँ जहाँ पर तेरे को क्या पड़ी है फिलॉसफी नहीं चलती। अगर मैं अपना एक्टिंग स्कूल चलाता हूँ और मेरे स्टूडेंट मुझसे पूछें कि जी 2011 में या 2012 में एक ऐसा आंदोलन हुआ था अन्ना हजारे का, आपने उसमें भाग लिया था, और मैं कहूँ नहीं, तो मैं फिर अपनी नज़रों में गिर जाऊंगा। मगर अब जो है उसका, अब मैंने नॉट बिकॉज किसी पर्टिकुलर रीज़न से, अब मैं अपना काम कर रहा हूँ। और जहाँ इस मंच पे भी मैं बोलना चाहूँ कि हमारे देश में करप्शन इंतहा बढ़ गया है। इंतहा मतलब जिसकी कोई इंतहा भी नहीं है, बेइंतहा बढ़ गया है। और इसका कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा, वरना ये खोखला होता चला जाएगा देश। और मेरे पास कोई नुस्खा नहीं है कि कैसे होगा। मैं सिर्फ क्योंकि मेरा फेस जाना पहचाना है तो मैं इसके बारे में बात करता हूँ। तो अगर 10 में से 3 लोग भी प्रेरित हों तो मेरे लिए ये उपलब्धि की बात है। पर उसमें भी एंगल ढूंढे जाते हैं। इसी आज किसी को हतोत्साहित करना बड़ा आसान है। आप हिंदुत्व की बात करें तो आप आरएसएस के हो गए, आप करप्शन के अगेंस्ट बात करें तो आप बीजेपी के हो गए, आप ईमानदारी के बात करें तो आप खोखले हो गए। तो बहुत परेशानियां हैं, पर मैंने ज़िंदगी इतनी जी है कि मैं इन परेशानियों से घबराता नहीं हूँ। कल अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी की स्थापना हुई। अब उन्होंने मुझसे सुझाव तो नहीं मांगा, मगर मेरा उनसे सुझाव ये है कि अब वो काम करें। क्योंकि अब दूसरों में त्रुटियां निकालना जो है ना, वो ज़रूरी नहीं है। दूसरों में त्रुटि निकाल के हम अच्छे हैं, ये अब थोड़ा रोक देना चाहिए। मुझे उनकी मंशा पे पूरा यकीन है, बहुत साफ़ सुथरे हैं, मैंने उनके साथ काफ़ी वक्त गुजारा है। मगर मुझे लगता है कि अब अपने काम से उनको डिफरेंट बताना पड़ेगा, काम करके कि हम इस तरह हम डिफरेंट हैं। दूसरे की बुराई करके हम डिफरेंट हैं, अब वो दौर गुजर चुका। अब काम करें, ईमानदारी का काम करें, जो उन्होंने सोचा है उस तरफ देश को ले जाएं। रातों रात ऐसा नहीं होने वाला। मगर हम अच्छे हैं और आप बुरे हैं, अब वो दौर उनके लिए निकल चुका है। अब आप अच्छे हैं और आप क्या करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मेरा सुझाव है और अच्छे तरीके से सुझाव है, त्रुटि नहीं है। हाँ, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो रहा है। पर बुरे लोगों का इकट्ठा होना आजकल आसान है, और अच्छे लोगों को तोड़ना आजकल वो भी आसान हो गया है। मगर यहाँ बैठे अगर 50-70 लोग बैठे हैं, सबको पता है कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। आजकल हम वो बोलते हैं जो लोग सुनना चाहते हैं, वो नहीं बोलते हैं जो हम कहना चाहते हैं। ये प्रॉब्लम हो गई है। हम कंफर्ट की बात करते हैं। हमको लगता है कि मैं क्यों आई विल बी विक्टिमाइज्ड, मैं क्यों विक्टिम बनूँ अगर मैं किसी के बारे में बात करूँ। मगर विक्टिम बन के अपने आप को रोकना, मेरे को लगता है वो भी एक हिसाब की कायरता है। देखिए, हर चीज़ में कोई ना कोई आसानी से बात निकाली जा सकती है। अन्ना हजारे साहब ने ये कहा, उनके भी उसमें कुछ बात निकल सकती है। अरविंद केजरीवाल साहब ने ये कहा, उनके भी इस बारे में बात कर सकती है। तो बट खाने की खुशबू अच्छी होती है या बुरी होती है, सबको पता है। वही हिसाब देश के बारे में नहीं। सरकार के जब अच्छा काम किया सब उसको सराहते हैं, ऐसा बात नहीं है, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। मगर सरकार माता पिता के समान होती है, और बाकी सब लोग कज़न ब्रदर्स हैं, कज़न सिस्टर्स हैं। वो हमको दिशा देते हैं। टेलीविज़न जो है एक बहुत अच्छा माध्यम है लोगों का सच या झूठ पकड़ने का।
आप किसी को इंटरव्यू ले रहे होते हैं, आपको पता लग जाता है, आपका 14 साल का बच्चा भी कह सकता है पापा ये झूठ बोल रहा है। और ज़रूरी नहीं है कि अगर सरकार को सब बुरा ही मान रहे होते तो वो 14-14 साल या 10-10 साल या 8-8 साल नहीं चलती है। मेरा ऐसा मानना है कि अगर अच्छे काम करती हैं तो अच्छे काम कर रही हैं, अच्छे काम है उनमें सराहा जाना चाहिए। मगर जो चीज़ें यथार्थ हैं, जो चीज़ें सच हैं, वो तो सच ही है ना, उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते। और मेरे हिसाब से जो अच्छा है वो तो मान के चलता है इंसान, जो बुरा है उसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। आजकल तो पुरानी फाइलें आसानी से निकल सकती हैं। 2007 में आपने क्या बयान दिया था वो 2012 में आप निकाल सकते हैं और बता सकते हैं कि आपने बोला था, तो साफ पता लग जाता है। एक ज़माने में मेरी माँ अंगीठी पे खाना बनाती थी, आजकल माइक्रोवेव में गर्म करती है। एक ज़माने में आप मटके में पानी रख के ठंडा करते थे, आजकल आज आपके घर में ज़रूर रेफ्रिजरेटर होगा। तो ये चीज़ें अगर वहाँ पर कंफर्ट के लेवल से देखी जाएं तो हमारी जो अटेंशन स्पैन है वो कम होता जा रहा है, जो हमारा सोचने की स्थिति है कम होता जा रहा है। आप आज भी अगर मैं आपको बोलूं कि आप गाने सुनाइए मुझे 3-4, आप मुझे आज से 10 साल पहले के गाने सुनाएंगे। अंताक्षरी जब हम खेलते हैं तो पुराने गाने गाते हैं ना, इसलिए गाते हैं क्योंकि एक ज़माने में हमारे पास टाइम था, वक्त था, सुनने का वक्त था, लिखने का वक्त था, गाने का वक्त था। अब 5 दिन में, हालांकि अभी मेरे को किसी ने कहा कि 5 दिन में भी लोगों की रुचि बनी हुई है, हर चीज़ बिजनेस बन गई, चाहे वो अवार्ड्स हैं, चाहे वो क्रिकेट है, ये बिजनेस ओरिएंटेड हो गया है। इसमें किसका कितना फ़ायदा है वो देखा जा रहा है, ज़रूरी नहीं है वो पैशन है। मुझे तो अब याद ही नहीं रहता कि कितने लोगों को क्या रिकॉर्ड बनता जा रहा है। जैसे एक ज़माने में जब मैं स्कूल में था या कॉलेज में था, मुझे हर मिनिस्ट्री का मिनिस्टर याद रहता था। अभी मुझे बिल्कुल याद नहीं है कि कौन सी मिनिस्ट्री में कौन मिनिस्टर है, तो उसमें भी तो 2020 हो गया है ना। डिसिप्लिन, बहुत डिसिप्लिन इंसान, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। हमेशा वो इस अंदाज से बात करते हैं, उनको कभी उत्तेजित होकर मैंने नहीं देखा। मैं फिर भी उत्तेजित हो जाता हूँ कभी कभी। मैं डिबेट में मुझे गुस्सा आ जाता है कि सामने वाला झूठ बोल रहा है, मगर डिसिप्लिन, प्रोफेशनलिज्म, ज्ञान, ये सब चीज़ें उनमें कूट कूट के भरी हुई है। उनका खानदानी होना, उनका माता पिता के प्रति प्रेम, सब उदाहरण है वो अच्छी चीज़ों का, इन सब चीज़ों का। मैं तो भिखारी था जी, मुझे कुछ भी मिल जाता तो मैं कर लेता। 2-3 साल से धक्के खा रहा था मैं, काम मिल नहीं रहा था, और फिर ऐसा सशक्त रोल मिला। मुझे लगा कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो आपने जो अस्थियों वाला सीन किया था, क्या काम किया था आपने उसमें, 28 साल के थे और आपने वो अस्थियों का सीन किया तो आप कैसे रोए। मैं तो ये सोच के नहीं रोया था कि मेरा बेटा अमेरिका में जाकर मार दिया गया है। मैंने शॉट से पहले ये सोचा था कि अगर इस पिक्चर में मेरा कुछ नहीं हुआ तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। ये सोच के अपने आप मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैंने वो सीन कर दिया। तो एक्टिंग का एसोसिएशन होता है। देखिए, लोकपाल बिल की जो सबसे बड़ी मेरे हिसाब से डिमांड थी, अपार्ट फ्रॉम अदर डिमांड्स, कि सीबीआई को अलग कर दिया जाए, वो मुझे लगता है कि वो जायज़ है। राजा अपना ही कोई मंत्री अपने बारे में खोजबीन करे तो बेचारा कैसे ठीक कर सकता है। मैं सीबीआई की साख पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा, अपने आप में साख है, वहाँ पर उनके बहुत ईमानदार इंसान। इतना मतलब ये है कि अगर एडिटर डिस्पैचर को ये बोले यार यहाँ ये लिख देना, तो वो थोड़ा चेंज करेगा, सीधी सी बात है। इसका सिंपल एग्जाम्पल यही है। बाकी जो लोकपाल जो वो लोग ज़्यादा जानते हैं, बट पास होगा या नहीं होगा, अब आप मुझे लगता है ज़्यादा इस बारे में पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं। मैंने तो जब राज्यसभा में पिछली बार क्या हुआ था ये मैंने भी देखा था और आपने भी देखा होगा। बट होना चाहिए, चेंज आना चाहिए,
एक आंदोलन तभी चलता है जब चेंज आता है, किसी भी राष्ट्र की उन्नति तभी होती है जब उसमें लोग चेंज होते हैं। तो ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। हमारा देश बहुत देशों से बहुत अलग है, बहुत इसकी खूबियाँ हैं, खामियाँ हैं, और मुझे लगता है खूबियाँ ज़्यादा हैं, खामियाँ कम हैं। तो ये सब जो बातें कंस्ट्रक्टिव बात कर रहे हैं, जो भी लोकपाल की बिल है वो कंस्ट्रक्टिव बात है, डिस्ट्रक्टिव नहीं है। डिक्टेटरशिप की बात नहीं हो रही है या सेना का रूल की बात नहीं हो रही है। हमारे बहुत सारे देश हैं आसपास जिनमें कम्युनिज्म है या आर्मी उनको चलाती है। हम तो खुशकिस्मत है कि हमारी डेमोक्रेसी जो है वो बहुत वाइब्रेंट है। आज हम आपस में बैठकर बात कर सकते हैं, खुलकर बात कर सकते हैं, मगर वो चेंज जो हम कुछ लोग बोल रहे हैं वो चेंज ज़रूरी है, ये मेरा कहना है। लास्ट, हाँ बिल्कुल मदद की जाती है। आई थिंक मदद करना कभी कभी टंके की चोट पे करते हैं, कभी क्वाइटली होती है। क्वाइटली बहुत सारे लोगों की मदद की जाती है, 100% की जाती है। मैं खुद ट्रस्टी हूँ फिल्म इंडस्ट्री वेलफेयर ट्रस्ट का। मुझे पता है कि जब भी कोई फिल्म इंडस्ट्री का कोई प्रॉब्लम होता है किसी टेक्नीशियन का, तो उसको पैसा दिया जाता है, निःशुल्क उसको दवाई दी जाती है, पढ़ाई कराए जाते हैं। मेरे एक्टिंग स्कूल में खुद अगर फिल्म इंडस्ट्री वेलफेयर ट्रस्ट का कोई बच्चा पढ़ना चाहे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, ऐसा नहीं है। मैंने तो बड़ी श्रद्धा भाव से काम किया था उनके साथ। जब आप सामने वाले की महानता को नमस्कार करते हैं, नमन करते हैं, तो आपके लिए काम करना आसान हो जाता है। अगर उसकी महानता को चैलेंज करो तो कोई भी आदमी ठीक तरह से काम नहीं कर सकता है। तो मेरे लिए तो वो मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि थी कि मैं दिलीप साहब के साथ एक फ्रेम में खड़ा था। अब मैं ये सोच के काम नहीं कर रहा था कि बिल्कुल कि मैं उनका आशीर्वाद ही समझ के हमारे सबके अंदर कहीं ना कहीं एक छोटा सा एकलव्य छुपा पड़ा है। हम सब उसके, अभी मैंने रॉबर्ट डी नीरो के साथ एक फिल्म में काम किया, सिल्वर लाइनिंग्स प्लेबुक में, जो रिलीज हुई लास्ट वीक। वो भी बड़ी मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। तो दिलीप साहब हुए, अमिताभ बच्चन साहब, जिनको देखकर हम बड़े हुए हैं, उनके साथ हम बराबरी कभी कर ही नहीं सकते। मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं ज्वाइन कर, जब कोई मुझे दे देगा काम तो मैं आ जाऊंगा। अरे आप थिएटर आर्टिस्ट को आपने कालिदास सम्मान दिया यार। आजकल तो रियलिटी टीवी हो गया ना शुरू। आजकल तो अगर कोई किसी का झगड़ा करता है वो पहले चैनल को इन्फॉर्म कर देता है, तो उसका लाइव इन्फॉर्मेशन चलता रहता है। मैं फिलहाल छोटे पर्दे पे कुछ नहीं कर रहा हूँ, बट करना चाहूँगा। मैं तो चाहता हूँ कि जब हम नाटक करते हैं, अब हम अपने ड्रामा स्कूल में मैं जब प्रशिक्षण देता हूँ तो एंड में हम प्ले ही करवाते हैं। जो प्ले से सशक्ता मिलती है, जो मैंने पैथा भी बताया, वो किसी और ट्रेनिंग से नहीं मिल सकती। फिल्मों में जहाँ तक निर्देशन की बात है, मैं ज़रूर करना चाहूँगा, क्योंकि कहानियाँ ढूंढ रहा हूँ मैं, और कोई अच्छी कहानी मिल गई तो मैं ज़रूर करना चाहूँगा। धन्यवाद।